मेरे फादर श्री टी धर्मा राव, जो कि मध्य प्रदेश कैडर में एक आईएएस ऑफिसर थे। 2013 में मेरा सिलेक्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता IIM कलकत्ता में हुआ था, और जहाँ की मेरे फादर भी पास आउट थे। और इसी चीज़ की खुशी मनाने के लिए हम लोग लेह लद्दाख एक ट्रिप पे गए थे। एक ट्रिप प्लान करी थी मेरे फैमिली में इस सेलिब्रेशन को करने के लिए। दुर्घटनावश उस ट्रिप पर एक कार एक्सीडेंट, मेरे माता पिता का देहांत हो गया। हमारी फैमिली एकदम से बिखर गई थी। मेरा भाई मुझसे ऑलमोस्ट 7 से 8 साल छोटा था, तो उनको ब्रिंग अप करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो काफ़ी चैलेंजेस ऐसे आए हमारे एंड पे। तो एक कॉर्पोरेट सेटिंग में टॉप ऑफ द रंग काम करते हुए, जहाँ आप सबसे अच्छी पोजीशन में काम कर रहे हैं, वहाँ मुझे फील हुआ कि शायद ये मेरे लायक नहीं है, या फिर मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। मेरी जर्नी और मेरा डेस्टिनेशन शायद कहीं और है। जैसे कि मेरा पहला अटेम्प्ट जो था, उसमें प्रीलिम्स के इमीडिएटली 1.5 महीने बाद मुझे डेंगू हो गया था, और मैं ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन हॉस्पिटलाइज था, जिसके कारण मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाया। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, चारों में इंटरव्यूज़ तक गया, हमेशा आखिरी स्टेज में जाके रुक जाता था। तो मेरे आसपास के दोस्त ये जानते हैं कि मुझे एक कंडीशन होती है गोल्फर्स एल्बो, वो हो गया था अपने 3rd अटेम्प्ट में। और मेरी फिंगर्स नम रहती थी बिकॉज मेरे एल्बो में पेन था और मैं लिख नहीं पाता था। और ये मेंस के 10 दिन पहले करीबन हुआ होगा। तो अब मैंने फिजियो से पूछा और मैंने डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने बोला कि नहीं, आप मत लिखिए, इंजरी हो सकती है, परमानेंटली आर्म डैमेज कर सकता है, आप अवॉइड करिए लिखना। नमस्कार, हेलो टू ऑल। मेरा नाम टी प्रतीक राव है और मैं एक IRTS ऑफिसर हूँ। मैंने इस साल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 में 459 रैंक प्राप्त करी है। और आज DKT के थ्रू ये संडे सक्सेस स्टोरी प्रोग्राम में मैं अपने लाइफ के बारे में और UPSC से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। मैं आज इसलिए आपके सामने हूँ बिकॉज़ DKT टीम ने मुझे अप्रोच किया और बोला कि आप अपनी स्टोरी लोगों को बताएं, स्पेशली UPSC एस्पिरेंट्स को बताएं, और जितने भी लोग लाइफ में स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं वो शायद इससे कुछ इंस्पिरेशन ले पाएँ, या फिर कुछ नहीं तो ये समझ पाएँ कि हर किसी के लाइफ में अलग अलग तरीके की स्ट्रगल्स होती हैं, और उनसे निकलना आई थिंक इस जीवन का एक बहुमूल्य पार्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है, और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा अपनी फैमिली से। मेरे फादर श्री टी धर्मा राव, जो कि मध्य प्रदेश कैडर में एक IAS ऑफिसर थे, उनसे हमारी फैमिली की शुरुआत वहीं से है। और आज मैं मुंबई में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जहाँ वो मेरी मदर से मिले थे और उन्होंने यहाँ से अपनी लाइफ और हमारी शुरुआत करी थी। Uh, 2013 में मेरा सिलेक्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता IIM कलकत्ता में हुआ था, और जहाँ की मेरे फादर भी पास आउट थे। और इसी चीज़ की खुशी मनाने के लिए हम लोग लेह लद्दाख एक ट्रिप पे गए थे। एक ट्रिप प्लान करी थी मेरे फैमिली में इस सेलिब्रेशन को करने के लिए। दुर्घटनावश उस ट्रिप पर एक कार एक्सीडेंट, मेरे माता पिता का देहांत हो गया। दोनों ने अपनी जान गंवा दी, और हमारी फैमिली एकदम से बिखर गई थी। मैं और मेरे छोटे भाई टी तन्मय राव, हम दोनों ही उस वक्त एक शॉक वेव से गुज़र रहे थे। हमें समझ में नहीं आया कि एकदम से क्या हो गया।
जब एक आईएएस ऑफिसर के घर में आप रहते हैं तो चाहे आपको कितना हम्बल रखा जाए, आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है। आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होता और आप सिर्फ पढ़ाई पे या जिस भी फील्ड में आपको कंसंट्रेट करना है स्कूलिंग के वक्त आप करते हैं। पर जब ऐसा एक कोई झटका, एक दुर्घटना आपके लाइफ में होती है तो आप एकदम से रियल लाइफ सिनेरियो में पहुंच जाते हैं। आप एक क्रूज़ बोट में चलते चलते आपको सी के बीच में छोड़ दिया जाता है। आप मान लीजिए फ़िल्म देखते देखते आपको वॉर जोन में डाल दिया और आप बैटल फील्ड के बीच में खड़े हैं, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये आई थिंक काफ़ी मुश्किल था हम दोनों भाइयों के लिए समझना कि एकदम से ये क्या हो गया। और ये जो अनसर्टेनिटी उस वक्त पैदा हुई कि अब फैमिली यहाँ से कहाँ जाए, वो अनसर्टेनिटी आई थिंक हम पिछले 8 साल से उसके थ्रू गुज़र रहे हैं। उसका तरीका और उस अनसर्टेनिटी के मायने ज़रूर चेंज होते हैं, बट अभी भी हम अपने आप को अनस्टेबल पाते हैं और यही स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शायद थोड़ी मेरे लिए दुखद भी हो, बट थोड़ी दृढ़ विश्वास बांध के मैं चाहूँगा कि ये स्टोरी मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, क्योंकि ये ज़रूरी है और लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए आप उसको स्केल कर सकते हैं, आप उस पर चढ़ाई कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। और इस बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा। तो जब ये अनसर्टेनिटी आई, मुझे लगा कि ऐसा क्यों हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम कहाँ जाएंगे, अब तो हम रॉक बॉटम पहुँच गए हैं, ऐसा मान लीजिए कि सड़क पे ही हैं और यहाँ से अब आगे क्या। पर एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आई कि आप हर चीज़ प्लान नहीं कर सकते। मेरी मदर काफ़ी इंस्टिंक्टिव थी और मैंने उन्हीं से सीखा है कि आप एज़ लाइफ कम्स आप उसको लें। आप अनसर्टेनिटी को अगर लाइफ का पार्ट मान लें, आप केओस आपके आसपास जो चल रहा है उसको अगर लाइफ का पार्ट मानें, तो आपको शॉक्स थोड़े कम लगेंगे और आप हमेशा रेडी रहेंगे कि ऐसी अनसर्टेनिटीज़ को डील कर पाएँ। तो काफ़ी चैलेंजेस आने लग गए इस चीज़ के बाद, और जब ऐसा कुछ होता है जहाँ आपकी फैमिली बिखर जाती है तो आप सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, अब स्टेबिलिटी पहले पाएँ कि पढ़ाई पहले करें। मेरा भाई मुझसे ऑलमोस्ट 7 से 8 साल छोटा था, तो उनको ब्रिंग अप करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो काफ़ी चैलेंजेस ऐसे आए हमारे एंड पे। फिनेंशियल चैलेंजेस थे, भाई की पढ़ाई और उसके करियर को लेकर चैलेंजेस थे, सेल्फ का करियर और उसको आगे कैसे लेके जाएं, इसके बारे में भी मुझे सोचना था। तो ये सारी दुविधाएं जो थी वो मन में चलती रहती थी और मुझे लगता था कि अब यहाँ से कहाँ। एक चीज़ अच्छी थी कि मेरा आईआईएम में एडमिशन हो गया था और मैंने ये सोच लिया था कि ये पढ़ाई पूरी करके मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से मैं अपनी फैमिली को रीबिल्ड करना शुरू कर सकता हूँ। और जहाँ तक कि मैंने फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताया, तो मैंने ये सोचा कि एक आईआईएम डिग्री आपको एक अच्छे मुकाम पे खड़ा करती है, जहाँ आप एक अच्छा प्लेसमेंट लेके कुछ पैसे बना सकते हैं जो कि आप सेव करके फिर बाकी चीज़ों में अपना फोकस ले सकते हैं। तो मैंने वही किया, मैंने आईआईएम कंप्लीट किया। वहाँ मैंने अच्छा स्कोर रखा और एक अच्छे प्लेसमेंट के साथ मैंने क्रिसिल लिमिटेड नाम की कंपनी में काम करना शुरू किया मुंबई में। और काम करते करते मुझे लगा कि पैसा ज़रूरी है, बट लाइफ में आपकी एक कॉलिंग होनी चाहिए। लाइफ में आपका एक पर्पस है जो आपको हमेशा बुलाता है, आपको बस आंख बंद करके उसको सुनने की देरी होती है। और सर्कमस्टेंशियल चीज़ें बहुत होती हैं जो आपको उस वे में, उस डायरेक्शन में पुश करती हैं। तो एक कॉर्पोरेट सेटिंग में टॉप ऑफ द रंग काम करते हुए, जहां आप सबसे अच्छी पोजीशंस में काम कर रहे हैं, वहाँ मुझे फ़ील हुआ कि शायद ये मेरे लायक नहीं है या फिर मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। मेरी जर्नी और मेरा डेस्टिनेशन शायद कहीं और है। और लोगों को लगता है कि यूपीएससी के लिए मन बनाना ही बहुत मुश्किल कार्य है, बट मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि क्लैरिटी बहुत आ गई थी कि यही करना है और काफ़ी रीज़न्स थे कि ये क्यों करना है। पहला तो ये था कि एक फैमिली को रीबिल्डिंग और वापस उस मुकाम पे ले जाना जहाँ मेरे फादर और मदर ने खड़ा किया था। वो एक बहुत बड़ी आग थी अंदर जो आई थिंक अब तक प्रज्वलित है, और मैं उनके किए हुए कार्यों को, उनके जो अधूरे काम हैं, उनके जो सपने थे एक सर्विस को लेकर, लोगों के प्रति काम करने को लेकर, उसको आगे बढ़ाने की मंशा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे लगा कि नहीं, कॉर्पोरेट और पैसे अभी साइड में रखा जाए और इस चीज़ पे फोकस किया जाए। बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो मन में एक चीज़ थी
कि इसको परस्यू करना है। दूसरा ये भी था कि मैं अपने भाई के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता था। मुझे ये था कि एक 13-14 वर्ष की उम्र में कोई बालक होता है, कोई बच्चा होता है, उसे समझना और उसे लाइफ के बारे में समझाना एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है। इट इज़ एज़ इफ़ आप एक एडोलेसेंट, एक टीनेजर को ब्रिंग अप कर रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, और जितने भी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देखेंगे वो समझेंगे कि ये बड़ी ही दुविधाजनक एक पीरियड होता है जहां आप बच्चे को डांट भी नहीं सकते और ज़्यादा पुचकार भी नहीं सकते। उनको एक अच्छा बैलेंस बना के आपको चलना पड़ता है। तो मैं उसके लिए एज एन एडोलेसेंट मैं एक रोल मॉडल रहना चाहता था। तो ये सब कुछ मोटिवेटर्स थे जिसने मुझे यूपीएससी की तरफ पुश किया, और इसलिए मैं 4 साल 4 अटेम्प्ट्स तक मैं सस्टेन कर पाया। और हर बार जब मैं इंटरव्यूज़ तक जाकर रुक जाता था, मुझे लगता था कि नहीं, आपको फाइनली यही करना है लाइफ में, तो क्यों ना अपना टाइम लें। एक दिन ज़रूर आएगा जब आपका एफ़र्ट और आपकी जो मंजिल है वो आपको रिवॉर्ड करेगा। तो ये चीज़ें मैंने ध्यान रखी थी। इसके लिए अब मैंने जो स्ट्रगल्स थे उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं बात कर सकता हूँ कि जैसे मेरे भाई थे, तो उनको मुझे सपोर्ट करना था थ्रू आउट हिज टीनेज ईयर्स एंड टिल द टाइम ही ग्रेजुएटेड। तो मैं आई थिंक मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये रहा कि मैंने उन्हें अपने ताऊ जी के पास विशाखापट्टनम पढ़ने को भेजा। और वहाँ उन्होंने जो है एक घर का एनवायरनमेंट, जबकि एक नया कल्चर था, वो देखा। हम लोग हमेशा मध्य प्रदेश में रहे थे, पर मेरे ब्रदर ने वहाँ जाके बहुत ही कोप अप किया, और मुझे इस चीज़ से हमेशा कॉन्फिडेंस मिलता था कि अगर मैं 21 या 22 साल की उम्र में मैं अगर किसी चीज़ को फेस कर रहा हूँ, मेरा ब्रदर 13-14 साल की उम्र में फेस कर रहा है, और मैं वहाँ से कॉन्फिडेंस प्राप्त करता था कि नहीं, अगर एक छोटा बच्चा इस चीज़ को झेल सकता है तो मैं क्यों नहीं झेल सकता। तो ये कुछ इंस्पिरेशंस आस पास ही ढूंढनी पड़ती थी कि आप लाइफ में एक जर्नी कंटिन्यू कर सकें। दूसरा ये था कि मेरे आसपास में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बहुत सपोर्टिव थे। मेरे फादर के काफ़ी कलीग्स थे जो बहुत सपोर्टिव थे। तो एक चीज़ होती है कि जब आप किसी हादसे से गुजरते हैं, आपके अंदर एक गुरूर भी आ जाता है कि मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा और मैं अपने ऊपर अपने आप ही सब चीज़ें बिल्ड करूँगा। बट इसमें थोड़ी सी फॉलिसी है। मुझे ये लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एक सोशल एनिमल हैं, और आप किसी से हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो वो बिल्कुल करेंगे, और अगर वो नहीं कर सकते तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मुझे खुद ही करना है। बट अगर आप किसी से हेल्प मांगने में कतरा रहे हैं तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं खामी आप में ही है, बिकॉज़ इंसान बना ही है दूसरे की हेल्प करने के लिए। हम इस सर्विस में आए ही हैं कि हम अपनी सर्विस के थ्रू इस देश के लोगों की सेवा कर सकें, और जो भी उन्हें हेल्प थोड़ी बहुत गवर्नमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं वो करें। तो ये चीज़ मुझे सीखने को मिली। दूसरा, आई थिंक इससे मैं फिर अब इस चीज़ पे आना चाहूँगा कि यूपीएससी की तरफ मेरा रुझान क्यों हुआ। एक तो ये था कि घर में मैंने एक आईएएस ऑफिसर की लाइफस्टाइल और उनका काम और उस काम का इम्पैक्ट मैंने बहुत ही क्लोजली देखा था। मेरे फादर जब शहडोल ज़िले में कलेक्टर थे मध्य प्रदेश में, मैंने देखा कि उस ज़िले की पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट के द्वारा उसको सॉल्व किया था, और आज तक उस ज़िले में पानी की किल्लत नहीं हुई है। पानी वहाँ पे अभी भी भरपूर है। और ऐसा इम्पैक्ट जब आप कर जाते हैं 2-3 साल के अपने टेन्योर में किसी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ की 20-25 साल 30 साल तक वो डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखेगा, वहाँ के लोग आपको याद रखेंगे और आपके काम को मेनली याद रखेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। दूसरा ये भी था कि मुझे ये पता था कि मेरी इंजीनियरिंग फील्ड से जब मैंने एमबीए में जंप किया और उसके बाद जब मैं कॉर्पोरेट में गया, मैं कॉर्पोरेट में एक पॉइंट के बाद एक लैडर चढ़ के मैं एक सीईओ की पोजीशन तक पहुंच सकता था, जहां की मैं सिर्फ एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को देखता, बट मैं सोसाइटी से थोड़ा दूर जाने लगता, जो मुझे अपने पहले 1-2 साल में ही कॉर्पोरेट में फील होने लग गया था। वो हमने कभी घर पे देखा नहीं था। हमने हमेशा सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के लिए जीना सीखा है, और आई थिंक वो मेरे दिमाग में हमेशा था, तो मैंने उस चीज़ पे भी फोकस किया। तीसरा, जो एक मेंटल स्ट्रगल चलती रहती थी
कि आप अकेले हैं, आप अकेले ही लड़ रहे हैं। इस चीज़ को समझना और इस चीज़ के थ्रू जाना, आई थिंक वो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है। वो 2013 में भी थी, 2015 में भी रही होगी, 18 में भी थी, आज भी है। और पर वो स्ट्रगल का वे चेंज कर जाता है। पहले आपको घर टूटने की कमी थी, आज जब आप कुछ अचीव करते हैं तो वो खुशी बांटने के लिए अगर घर में कोई नहीं है तो उस चीज़ की कमी फील होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमेशा आपको कहीं खटकती रहेंगी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आगे बढ़ते रहें। ये हमने अपने पेरेंट्स से भी कहीं ना कहीं अपनी परवरिश में सीखा है कि अड़चनें बहुत आएंगी, हर्डल्स बहुत आते हैं। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, चारों में इंटरव्यूज़ तक गया, हमेशा आखिरी स्टेज में जाके रुक जाता था। बट हमेशा ये लगता था कि चलिए आगे बढ़ते रहते हैं, कोशिश जारी रखते हैं। अगर आपका ऑनेस्ट एफर्ट है, आप ईमानदारी से एफर्ट कर रहे हैं, आप अपने एंड में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एफर्ट रिवॉर्ड होगा। तो ये चीज़ भी मैंने ध्यान में रखी। और कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें इस पीरियड के दौरान मैंने किया था, वो ये था कि थोड़ा मैं एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चला गया था। जबकि मैं अपने दोस्तों से मिलता था, रिलेटिव से मिलता था, मैं कोशिश करता था कि एक यूपीएससी एनवायरनमेंट में ही रहूं और जितना हो सके पढ़ाई से फोकस ना डाइवर्ट करूं। मैंने सोशल मीडिया से कम्प्लीटली कट ऑफ कर लिया था। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर मैं नहीं था। इससे 2 चीज़ें होती थी कि ज़्यादा लोगों से मेरी बात नहीं होती थी, दूसरा मैं लोगों से बात करने के लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होता था, और उस समय को मैं किसी और प्रोडक्टिव वे से यूज़ करता था। चाहे मैं वर्कआउट करना चाहूँ या फिर मैं कुछ और करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता था। और ये एक स्ट्रगल का ही पार्ट था, बट वो ज़रूरी था कि आप रेस्ट्रिक्ट करें अपने आप को, बिकॉज यूपीएससी टाइप की परीक्षाएं जो हैं लंबा टाइम लेती हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लग जाते हैं। तो कंसिस्टेंटली एक फोकस बनाए रखने के लिए थोड़ा कट ऑफ करना ज़रूरी होता है। एक चीज़ और भी जो हुई कि 2013 के बाद से आई थिंक मैंने और मेरे ब्रदर ने कोई लीव एज सच नहीं ली है। हमने कोई लेजर हॉलीडे नहीं लिया है अब तक। हम इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो काम के लिए करते हैं, कहीं कुछ फिनेंशियल वर्क है, कहीं बैंक का काम है, कहीं कुछ और है, या रिलेटिव से मिलना है। तो ऐसी चीज़ें रही हैं। काफ़ी लोगों के लिए ट्रिप्स करना और रोड ट्रिप्स करना और फैमिली के साथ बाहर जाना एक यूजुअल सा चीज़ है। हमने शायद पिछले 8 साल में वो किया ही नहीं है, और अब वो अजीब नहीं लगता। बट अब जब मैं पीछे मुड़ के सोचता हूँ तो एक हंसती खेलती फैमिली जो एक नॉर्मल फैमिली होती है, बाहर जाती है, लोगों से मिलती है, वो अगर हमने पिछले 8 साल में नहीं देखा है तो मैं भी कहीं ना कहीं आज के दिन वो खटकता है। पर इन सब के बीच आपका अगर फोकस बना रहे, आप अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो मे बी एक इस चीज़ को पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम अभी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बट एक बार मैं अपने लक्ष्य को पा लूँ, मैं अपनी फैमिली को सेटल कर लूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँ, उसके बाद मुझे जितना घूमना है मैं घूम सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने सेल्फ के साथ करी। और देखिए, स्ट्रगल्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ लाइफ स्ट्रगल्स नहीं होते हैं, एग्ज़ाम के अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ होगा, काफ़ी टॉपर्स के साथ, काफ़ी लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, नहीं भी हुए हैं, उन्होंने ऐसे स्ट्रगल्स देखे हैं। क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम के साथ 4 साल रहा हूँ, मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो मैंने कई तरीके की डिफ़िकल्टीज़ देखी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अपार्ट फ्रॉम मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड और जो कुछ भी हादसा हुआ, उसके अलावा भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो आप शायद सुने तो कोई रिलेट कर पाए और आपको समझ में आए कि एक कंसर्टेड एफर्ट के लिए कितनी सारी चीज़ें साथ में काम करनी चाहिए। जैसे कि मेरा पहला अटेम्प्ट जो था, उसमें प्रीलिम्स के इमीडिएटली 1.5 महीने बाद मुझे डेंगू हो गया था और मैं ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन हॉस्पिटलाइज था, जिसके कारण मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाया था। और जब मेंस के 10 दिन पहले मैं घर आया था और मुझे लगा था कि शायद ये मेंस मुझे छोड़ देना चाहिए, बट मेरे आसपास के लोगों ने, मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने, स्पेशली मेरे ब्रदर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं, आप लिखिए, आपकी पढ़ाई सिर्फ 10 दिन की नहीं छूटी है, आपने 1.5 साल पढ़ाई या 1 साल का प्रिपरेशन किया भी है, तो उस पर कॉन्फिडेंस रखें और जाके लिखें। और इन सब लोगों के कॉन्फिडेंस से मुझे लगा कि चलिए कोई बात नहीं, फिजिकली शायद मैं वीक हूँ बट मेंटल स्ट्रेंथ का यूज़ करके एग्ज़ाम लिख कर देखते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस वो एग्ज़ाम, वो अटेम्प्ट
में मैंने मेंस क्वालिफाई करके मैं इंटरव्यूज़ तक गया था। और उसी मेंस के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि जब बीमारी के बाद भी मैं इंटरव्यूज़ तक पहुंच सकता हूं, तो ये एग्ज़ाम अनअसेलेबल नहीं है, अनअचीवेबल नहीं है। आप अगर एक ढंग का एफर्ट मारें, एक प्रॉपर अटेम्प्ट दें जहां आपके बीमारियां या बीच में वक्त वेस्ट ना हो, तो बिल्कुल डूएबल है। ऐसे ही लिखते लिखते मान लीजिए जब तक मैं दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट तक पहुंचा था, तो राइटिंग इतनी इंटेंसिव हो गई थी। हम लोग पहले नोट्स बनाते थे, बल्कि नोट्स, उसके एक शॉर्टर वर्जन बनाते थे। मेंस के पहले एक और शॉर्टेस्ट वर्जन बनाते थे जो कि हर पेपर के लिए मान लीजिए 20 से 25 पेज का हुआ करता था। एंड दिस यूज टू रिक्वायर इंटेंसिव राइटिंग। तो मेरे आसपास के दोस्त ये जानते हैं कि मुझे एक कंडीशन होती है गोल्फर्स एल्बो, वो हो गया था अपने थर्ड अटेम्प्ट में। और मेरी फिंगर्स नम रहती थी बिकॉज मेरे एल्बो में पेन था और मैं लिख नहीं पाता था। और ये मेंस के 10 दिन पहले करीबन हुआ होगा। तो मैंने फिजियो से पूछा और मैंने डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने बोला कि नहीं, आप मत लिखिए, इंजरी हो सकती है, परमानेंटली आर्म डैमेज कर सकता है, आप अवॉइड करिए लिखना। पर रास्ता तो आपको निकालना पड़ता है। रास्ता ये था कि आप पेन किलर खाएं, एक आइस पैक लें, बर्फ़ का पैक बनाएं, हाथ पे रखें, एल्बो को थोड़ा सा आप कूल ऑफ करें, थोड़े टाइम लिखें, रेस्ट लें, फिर लिखें, फिर रेस्ट लें। तो वो थर्ड और फोर्थ जो मेरे मेंस रहे हैं वो पेन किलर खा खा के लिखे गए हैं। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं। मैंने अपने मेन सेंटर में ऐसे लोग देखे हैं जो ड्रिप लगा के बैठे रहते थे 2 पेपर के बीच में, उनको फीवर रहता था, किसी को मलेरिया, किसी को कुछ और उसके बीच में किसी का पैर टूटा था, किसी के हाथ में फ्रैक्चर था। ऐसे लोगों ने मेंस दिया है और उन्होंने रैंक्स लाई हैं। तो ये मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझें कि स्ट्रगल हमेशा रहेगी। और गिवन कि यूपीएससी एक लॉन्ग टर्म एग्ज़ाम है, एक लंबे समय तक आप इस एग्ज़ाम के साथ रहते हैं, तो लाइफ विल हैपन टू यू। लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें होंगी आपके साथ। कहीं आपको वायरल होगा, कहीं आप बीमार होंगे, कहीं घर में कुछ प्रॉब्लम होंगी, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होंगी। इससे कतरना नहीं है, आपको रास्ता ढूंढना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी है अपने लाइफ के हर डिसीजन में, स्पेशली इस एग्ज़ाम में भी। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो आप लिख रहे हैं वो एक डिसीजन मेकिंग रोल के लिए लिख रहे हैं। आप जा रहे हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक सिविल सर्वेंट बनने। जो लोग हर दिन कई डिसीजंस लेते हैं और वो ऐसे डिसीजंस होते हैं कि वो मल्टीपल लाइव्स, एक डिस्ट्रिक्ट तक को 20-20, 25-25 लाख लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। तो उन डिसीजंस के लिए आपको क्विक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं आप लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, अपने स्ट्रगल से सीखते हैं। तो मैं इसलिए आज ये बता रहा हूँ कि आप जब इस एग्ज़ाम को देखें तो एक रोज़ी पिक्चर से ना देखें। ये ज़रूर याद रखें कि इसमें एग्ज़ाम में पढ़ने से ज़्यादा कई और स्ट्रगल्स हैं जिनको कॉन्कर करना ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ की पढ़ने को लेकर। पढ़ाई मोस्टली सब लोग कर सकते हैं, बट एक स्ट्रगल के पीरियड में सस्टेन करना और लॉन्ग टर्म सस्टेन करके पढ़ाई पे फोकस रखना, आई थिंक दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज़ यूपीएससी। और यही एक पर्सनालिटी है या फिर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है जो यूपीएससी शायद एस्पिरेंट्स में ढूंढती भी है, कि क्या वो जुझारू हैं, क्या वो एक चीज़ को पकड़ के चल सकते हैं, क्या वो अपने एम से डिटर नहीं होते चाहे कितनी मुश्किलें आ जाएं। बिकॉज हमारी जैसी कंट्री जितना वास्ट एक्सपांस है, इसमें आपको चैलेंजेस और इश्यूज़ हर दिन आएंगे। आपको उनसे लड़ने के लिए रेडी रहना होगा और वो आप छोटे छोटे वे में इस प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं सीखते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा अगर याद रखें तो मे बी कहीं ना कहीं आपको एक इंटरनल ही मोटिवेशन मिलेगा, बाहर से मोटिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ इस प्रिपरेशन में मेरे साथ हुई कि मैं हमेशा आखिरी पायदान पर इंटरव्यूज़ या पर्सनालिटी टेस्ट तक आकर मैं रुक जाता था, एटलीस्ट पहले 2 अटेम्प्ट्स में। तो कहीं आपका 10 मार्क्स से मिस हुआ, कहीं 5 मार्क्स से मिस हुआ, क्लियर हुआ तो ही 10 मार्क्स से मिस हुआ, एक सर्विस मिस हो गई, जो आप चाहते थे वो सर्विस नहीं मिली। तो ये दिस इज़ अ मिक्सचर, एक खट्टा मीठा टाइप का एहसास है जहाँ आपको सक्सेस मिल भी रही है कि आप इंटरव्यूज़ तक पहुँच रहे हैं या आप लिस्ट में आ रहे हैं, बट आप खुश नहीं भी हैं क्योंकि आपकी एक जो सर्विस चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, या आप लिस्ट को चूक गए। तो आई थिंक इसमें एक माइंडसेट जो है आपको वैसा बनाना पड़ेगा कि एक स्पोर्ट्समैन माइंडसेट आपको लेके चलना पड़ेगा कि देयर आर विंस एंड देयर आर लॉसेस, बट गोइंग अहेड इज़ द ओनली वे थ्रू। अगर इंडिया कल पाकिस्तान से हार जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो टूर्नामेंट खेलना छोड़ देंगे, वो टूर्नामेंट कंप्लीट करेंगे और अपने आप को हमेशा एक बेस्ट शॉट देंगे
कि आप जीत सकें। और जितनी कैपेबिलिटी है पूरी अगर आपने लगा दी है, उसके बाद रिज़ल्ट तो आपके हाथ में नहीं होता है, बट आप कैपेबिलिटी को अपनी एफ़र्ट में कन्वर्ट करके उससे एक खुश हो सकते हैं कि मैंने जितना हो सकता था उतना किया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बोलना चाहता था। और इसके अलावा जो चीज़ें जिन्होंने मुझे हेल्प करी अक्रॉस दिस जर्नी, अक्रॉस माय फैमिली जर्नी ऑल्सो इन द लास्ट 8 ईयर्स और एग्ज़ामिनेशन पिछले 4 सालों में, सबसे पहले आई थिंक जो मेरे पेरेंट्स की वैल्यूज़ थी ये मेरे साथ हमेशा रही थी। मैं कभी भी जब दुविधा में रहता था तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरी मदर क्या करती या मेरे फादर क्या करते। और मैं अपने भाई को भी यही सलाह देता हूँ कि आप जब भी कन्फ्यूजन में हो, हमेशा अपने पेरेंट्स पे जाएं और सोचें कि वो क्या बोलते, वो क्या सजेस्ट करते आपको, वो क्या करते। वहाँ आपको हमेशा सही रास्ता मिलेगा। और बिकॉज़ वो निस्वार्थ आपको हमेशा एज़ पेरेंट्स देखते थे, वो हमेशा आपको सही जगह गाइड करेंगे। तो आप भी अगर उसी तरह सोचें, उस चीज़ को याद करें, तो आपको गाइडेंस में कभी किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये लगता था कि अगर मैं एक यूपीएससी कर लूँगा या फिर जो मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ उनकी तरह और उनके जैसे काम करूँ, उनकी कार्यशैली को ध्यान में रखूँ और वैसे काम करूँ, तो आज अगर वो रहेंगे, तो अगर मैं ये कर लेता हूँ तो वो कितने खुश होंगे। मेरे पेरेंट्स को जो खुशी मिलेगी मेरे अचीवमेंट से, उसको सोच के मैं आगे बढ़ता रहता था। इस चीज़ ने मेरे को कंटिन्यूअस पिछले 8 सालों में काफ़ी मोटिवेशन दिया कि कुछ नहीं तो मैं उनके लिए करूं और ये याद रखूं कि वो चाहे फिज़िकली ना प्रेजेंट हो बट वो देख ज़रूर रहे हैं। तो हर कदम पे आप पहले तो क्या था कि पेरेंट्स से जब आप घर पे मिलते थे या फ़ोन पे बात करते थे तो वो उन्हें आपके बारे में पता चलता था। अब तो क्या है कि वो ऊपर से देख ही रहे हैं, तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो पूरे टाइम यू शुड बी अवेयर। तो ये चीज़ मैं ध्यान में रखता था और इसने मुझे बहुत एक सही पाथ पे रखा हमेशा। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मन किया कि नहीं छोड़ देते हैं, नहीं लिखते, क्या रखा है, कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाते हैं वापस। बट एक फोकस बनाए रखने के लिए एक वैल्यू सिस्टम जो होता है फैमिली का, उसने काफ़ी हेल्प करी। दूसरा आई थिंक मेरी इमीडिएट फैमिली जो है, मेरे बड़े ताऊ जी हैं, मेरे चाचा उस साइड की फैमिली, मेरी मदर साइड की फैमिली जो बॉम्बे में है, और कुछ जगहों पे इनसे भी ज़्यादा मेरे फादर के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। मेरे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि शायद ब्लड रिलेटिव ना हो, पर उन्होंने हमेशा मेरा ढाढ़स बंधाए रखा और ये कहा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे लोग हमेशा आपके पास होने चाहिए जो आपकी सोच से मैच करते हों और हमेशा ये आपका भला सोचें, आपको सही गाइडेंस दें। मोस्ट प्रॉब्ली ये कुछ लोग होंगे जो आपसे सीनियर ही होंगे एज में। इसके बाद आपके दोस्त आते हैं जो कि आपके बचपन के या फिर कॉलेज के दोस्त होंगे। उनसे मिलते जुलते रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं तब ये दोस्त ही होते हैं जो हमेशा आपके पास रहते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप दोस्तों से ही शेयर कर सकते हैं। मुझे याद है जब 2013 में मेरे पेरेंट्स का देहांत हुआ था, मेरे सारे करीबी दोस्त आई थिंक आधे दिन के अंदर मेरे साथ थे, सब के सब। एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो मिस आउट कर गया, सब ने उस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। और इवन यूपीएससी एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में मैंने कोशिश की और मेरे दोस्तों ने भी कोशिश की कि वो मुझसे मिलते रहें, मेरा मनोबल बनाए रखें और मुझे कॉन्फिडेंस दें कि मैं ये कर सकता हूँ। और मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे कुछ दोस्त इस प्रिपरेशन में ही थे जो मेरे सीनियर्स थे प्रिपरेशन में, और उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो उनको देखते हुए भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली और मुझे लगा कि नहीं, ये किया जा सकता है। तीसरा मेरे मेंटर्स हैं। क्योंकि मैं इस प्रिपरेशन में काफ़ी लंबा रहा हूँ, मैंने 4 साल बिताए हैं, तो काफ़ी टीचर्स हैं स्पेशली दिल्ली में जो अब मेरे मेंटर्स बन गए हैं, और मेरा एक बहुत अच्छा इक्वेशन है उनसे। और मैं हमेशा एक छोटी से छोटी चीज़ को लेकर उनके पास जाता हूँ और उनसे डिस्कस करता हूँ, चाहे वो लाइफ प्रॉब्लम हो, चाहे एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे यूपीएससी से रिलेटेड हो। मैं कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स भी लेके गया हूँ कि सर मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, और उन्होंने बोला कि चलो आ जाओ, अपन बैठ के बात करते हैं, वी विल फाइंड अ वे आउट। तो एक मेंटर का रोल जो है कुछ लोगों ने प्ले किया, जो हर इंसान की लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी सीनियर को अपना मेंटर ज़रूर रखें, चाहे एग्जामिनेशन प्रोसेस में रखें, चाहे लाइफ में रखें, वो रखना ज़रूरी है। थर्डली कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जिसने मुझे हेल्प किया, कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स या हॉबीज़ हैं।
जैसे मुझे वर्कआउट करना या जिम जाना या एक्सरसाइज करना और स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है। तो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम एंड इवन व्हेन आई वाज इन IIM कैलकाटा, मैंने ट्राई किया कि मैं दिन का 1 से 1.5 घंटा हमेशा अपने बॉडी को दूं, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ बनाए रखने में और एजिलिटी बनाए रखने में दूं, बिकॉज उससे एक आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, अगर मेरी बॉडी ठीक चल रही है तो मैं फिर अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ और फिर बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सकता हूँ। तो मैं आज तक आई ट्राई टू मेंटेन इट। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दिन में आधे 1 घंटा वॉक कर लूँ या कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मेरी फिज़िकल एक्सरसाइज हो। उससे आपकी बॉडी एक रूटीन में चलती रहती है। दूसरा आई थिंक म्यूज़िक था। मैं एक सिंगर हूँ और एक सॉन्ग राइटर हूँ, तो मैंने पिछले आई थिंक 8 सालों में कभी भी म्यूज़िक से दूरी नहीं बनाई। आई थिंक वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको किसी भी समय 5 मिनट के लिए अगर आपको इस दुनिया से दूर जाना है तो आप म्यूज़िक में इंडल्ज करेंगे तो आई थिंक बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे। ये आपको एक दुनिया में ले जाता है, वहाँ आप कुछ बिना सोचे उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और फिर वापस रियल लाइफ में आके अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी जो मेरे लाइफ में और मेरे दिल से बहुत करीब है। इसके अलावा मैंने बुक्स का काफ़ी साथ लिया। बुक्स मेरे लिए दोस्तों के टाइप्स थी, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं था प्रिपरेशन में, तो बुक्स का सहारा लेना पड़ता था। और स्पेशली कुछ बुक्स हैं जैसे हेनरी डेविड थोरो की वॉल्डन या फिर महात्मा गांधी की हिंद स्वराज। रिसेंटली मैंने स्टोइसिज्म या स्टोइक फ़िलॉसफ़ी पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें मार्कस ऑरेलियस की बुक्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी एक लाइफ को समझने में हेल्प करती थी और लाइफ से डील करने में भी हेल्प करती थी। तो मैंने बुक्स का साथ बहुत रखा और पिछले 4 सालों में उतना वक्त नहीं मिला ज़्यादा बुक्स पढ़ने का, ज़्यादा एकेडमिक ही चीज़ें पढ़ी हमने। बट अब जो थोड़ा टाइम मिला है तो मैं चाहूँगा कि और बुक्स पढूँ। और जो मैं अपने ब्लॉग का एक लिंक इस वीडियो के नीचे डालूँगा, वहाँ मैं कुछ टाइम बाद बुक रिकमेंडेशंस भी डालने का प्लान कर रहा हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और पॉसिबली अगर उस पर हमें डिस्कशन करना हो तो बाद में कर सकते हैं। बाकी आई थिंक UPSC स्पेसिफिक एक चीज़ जो मुझे हेल्प करी ये था कि मैं बाकी टॉपर्स के वीडियोस, उनकी जर्नीज़ ये मैं देखता रहता था। स्पेसिफिकली मैंने DKT के काफ़ी वीडियोस देखे हैं जहाँ की एक सक्सेस स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरीज आपको लोगों की पता चलती थी, एक स्ट्रगल बिहाइंड द टॉपर और स्ट्रगल बिहाइंड द एस्पिरेंट आपको पता लगता है कि वो किस सिचुएशन से बढ़ के बाहर आए हैं। तो ये चीज़ें जब मैंने देखी तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। स्ट्रैटेजी तो पता चलती ही थी, स्ट्रैटेजी के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बट एक मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से और एक रिलेटेबिलिटी पर्सपेक्टिव से कि हाँ, इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल रहे हैं और इन्होंने कैसे ओवरकम किया, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। एंड में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से मैं क्या चाहता हूँ कि आप समझें। पहली चीज़ तो ये है कि लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती है। आप आते हैं एज एन एक्टर, अपना पार्ट प्ले करते हैं स्टेज पर और फिर आप स्टेज से चले जाते हैं। तो जब आप स्टेज पे हैं, जो आप प्रेजेंट लाइफ में हैं, उसको आप एंजॉय करिए। आप ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि मैं सोचता हूँ कि मैं ऑडियंस को सर्व कर रहा हूँ थ्रू माई सर्विस बीइंग एन ऑफिसर। तो आप उसको एंजॉय करें। एंड स्टेज पे हैं तो काफ़ी गलतियां हो भी सकती हैं, आप गिर सकते हैं, उठ सकते हैं, बट इट विल ओनली गिव द ऑडियंस एंटरटेनमेंट, तो उसका बॉदर ना करें। बट जब तक स्टेज पे हैं उसको एंजॉय करें। दूसरा ये चीज़ है कि पहले UPSC आजकल एक बहुत ग्लैमर वर्ड बन गया है। बहुत लोग सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे जाएँ IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बने। मेरा मानना ये है कि अगर आपको UPSC करना है तो आप UPSC की प्रिपरेशन में आए, बिकॉज ये एग्ज़ाम काफ़ी अनसर्टेन, काफ़ी टाइम टेकिंग और एट टाइम्स इट मे नॉट रिवॉर्ड योर एफर्ट ऑल्सो। आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा करेंगे बट आपको रिजल्ट में दिखेगा नहीं। तो आप पहले फिक्स करें कि आपको क्या करना है और आज सोचते हुए डिसाइड ना करें। 60 साल का डिसाइड करें, 65 साल पे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं वो देखते हुए डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से, और फिर वापस आके देखें कि क्या UPSC मेक सेंस कर रहा है आपके लिए, क्या यही पाथ है जो आपको उस विजन तक अपने लाइफ के लेके जाएगा। इसके अलावा आप कब करना चाहते हैं। देखिए, मैंने IIM किया, NIT से मैंने BTech किया, मैंने जॉब भी किया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे UPSC करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि सिविल सर्वेंट्स के बच्चे जो हैं वो जल्दी प्रिपरेशन में आ जाते हैं और जल्दी अटेम्प्ट कर देते हैं,
मैं एक सिविल सर्विस बैकग्राउंड से होते हुए भी, मेरे फादर आईएएस में होते हुए भी मैं काफ़ी लेट प्रिपरेशन में आया बिकॉज मैं श्योर नहीं था। तो ऐसा कोई सही टाइम नहीं है। आजकल काफ़ी बच्चे 11वीं 12वीं से ही पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ के करते हैं। तो देर इज़ नो राइट टाइम टू बी ए सिविल सर्वेंट। द टाइम और द डे, द मोमेंट आपको ऐसा लगे कि ये मेरी एक मंशा है, ये एक विज़न है और इस टाइप की सर्विस मैं लोगों की करना चाहता हूँ और ऐसी जॉब प्रोफाइल मुझे सूट करेगी, मेरी पर्सनैलिटी मेरे कैरेक्टर को सूट करेगी, तब आप सिविल सर्विस प्रिपरेशन में आए। लोगों के कहने, पेरेंट्स के कहने, भाई बहन के सोचने, दोस्तों के कहने से मत आए, क्योंकि वो मोटिवेशन शॉर्ट टर्म रहेगा, आप लॉन्ग टर्म उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे और एग्जामिनेशन लॉन्ग टर्म है। तीसरा, आई थिंक लोग मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन की बहुत बात करते हैं। देखिए, मोटिवेशन सुनने से, वीडियोस देखने से, आप मुझे सुनेंगे उससे शायद 5 मिनट के लिए रहे, बट सही मोटिवेशन जो है वो इंटरनल होता है, वो आदमी खुद को देता है। आपने सुबह उठ के जल्दी उठ गए, वो एक अपने आप में मोटिवेशन है कि आप आज जल्दी उठें। आपने आज का अपना कोटा ऑफ स्टडी पूरा कर लिया, वो अपने आप में मोटिवेशन है कि चलिए आपने एक दिन जितना आपने प्लान किया था वो कर लिया। तो मोटिवेशन खुद से ग्रास्प करें, ये मत सोचें कि कोई दूसरा आके मुझे एक कोई ब्रह्मास्त्र देगा, एक मंत्र देगा और उसको बोल के मैं मोटिवेशन पा लूँगा। ट्राई करें कि अपने आप से ईमानदारी रखें और जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप प्लान कर रहे हैं दिन में, उतना एग्जीक्यूट करें। रोज़ का दिन सही बनाएं तो आपकी लॉन्गर टर्म लाइफ भी सही रहेगी। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कि आपकी लाइफ जो है वो एक छोटे रूप में आपका दिन होता है। हम ये सोचते हैं कि लाइफ में हम कुछ बड़ा करेंगे, लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, बट दिन पे ध्यान नहीं देते। अगर आप 24 घंटे सही से बिता लें तो आप लाइफ भी सही सही बिताएंगे और इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि दिन में जो हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ प्रायोरिटी लिस्ट पे करनी है, उसको देखेंगे तो आई थिंक आप काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। आपको दूर या बाहर किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यूपीएससी स्पेसिफिक ये है कि आइसोलेशन से पीस बना लें, आसपास में केओस से पीस बना लें, अकेले रहने को एक अपना लाइफस्टाइल मान लें, बिकॉज ये थोड़ी आइसोलेटेड जर्नी है और अकेले ही पूरी करनी पड़ती है। आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद काफ़ी लोग आपके आसपास आएंगे, आपकी सक्सेस का पार्ट बनना चाहेंगे, बट जर्नी सॉलिटरी है, उसको सॉलिटरी ही रखें। बिकॉज एक आपको सिविल सर्विस करनी है, आपको पब्लिक सर्वेंट बनना है, आपको आईएएस आईपीएस या जो भी सर्विस में जाना है वो बनना है, किसी और का मोटिवेशन नहीं है। आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको एक लाइफ मिलती है और ये बहुत लोग बोलते हैं, काफ़ी क्लीशेड सी चीज़ है कि इट्स वन लाइफ एंड मेक इट काउंट, बट आप थोड़ा अगर 5 मिनट अपने साथ बैठ के सोचेंगे, और 5 मिनट आज के वक्त में निकालना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज हम सोशल मीडिया, फ़ोन्स के ज़माने में हैं, पर आप 5 मिनट निकाल के सोचेंगे तो ये लगेगा कि टाइम थोड़ा कम है। तो जब टाइम कम है तो उस चीज़ को दें जहाँ आप जाना चाहते हैं। दोस्त यार, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट सब रहेगा, बट अपने गोल से शिफ्ट ना हो, बिकॉज खुशी आपको वहीं मिलेगी जब आप वो कर रहे होंगे जो आपका जहाँ मन लगता है। और आज ये पूरे टॉक में जितना मैंने बताया, जो लाइफ के बारे में जो हमारे साथ हुआ, जो एक यूपीएससी के दौरान स्ट्रगल रही, इस सब का मीनिंग या ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि आप ये समझें कि लाइफ कभी स्मूथ नहीं रहती। स्मूथ रहेगी तो बोरिंग हो जाएगा। आप अगर एक ही स्पीड में गाड़ी में चल रहे होंगे तो कुछ टाइम बाद आपको नींद आ सकती है, पर अगर आपकी गाड़ी में ट्रैफिक है, फिर कहीं खाली रोड है, फिर आप कहीं घाट में चल रहे हैं, तो एक एन्जॉयबल रोड ट्रिप होगी। आप अगर सिर्फ एक सीधी रोड पे गाड़ी लेके चल रहे हैं, शायद वो रोड ट्रिप ना हो, इट माइट बिकम वेरी बोरिंग। तो लाइफ भी ऐसी है, जितना मैंने अपने एक छोटी सी लाइफ में अब तक देखा है, ऊपर नीचे होगा, एक साइन वेव है, कहीं हाई होगा, कहीं लो होगा, बट एक चीज़ आप समझ के रखें कि अगर आप रॉक बॉटम जब भी हिट करते हैं, जब आप सबसे
एक लो फेज़ में होते हैं अपने लाइफ में, जब आप कुएं के बिल्कुल गहराई की आखिरी परत पर होते हैं, अगर आप उसको अपना प्लेग्राउंड बना लें, इफ़ यू मेक द रॉक बॉटम योर प्लेग्राउंड एंड यू स्टार्ट एन्जॉइंग दैट स्ट्रगल, इफ़ यू स्टार्ट एन्जॉइंग बीइंग एट वॉर, अगर आप लड़ाई करने में आपको मोटिवेशन मिलने लग जाए, तो आई थिंक उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती। आप अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, जब आप ऊपर जाएंगे तब तो आप संभाल ही लेंगे, पर जब आप नीचे हैं वहाँ अगर आप खुश रह सकते हैं, वहाँ उसको आप प्लेग्राउंड मान के खेल सकते हैं, तो फिर तो आपको ऊपर ही जाना है। तो ये छोटे से संक्षेप में मैंने कुछ अपने लाइफ की चीज़ें शेयर करी, और आई होप कि इसमें से आप कुछ चीज़ें समझ पाएँ, कुछ चीज़ें जान पाएँ। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई थिंक डीकेटी टीम शेयर करेंगी इस वीडियो के साथ, तो आप वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हों, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। मैं समझता हूँ कि हर एस्पिरेंट की जर्नी अपनी होती है, अकेली होती है और सबकी यूनिक होती है, पर आपकी इस जर्नी में अगर मैं कहीं भी मदद कर पाऊँ तो वो मेरा सौभाग्य होगा। और ये अपॉर्चुनिटी डीकेटी ने मुझे दी, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और चाहूँगा कि आप सब हेल्दी रहें, खुश रहें, और कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात हो। थैंक यू।